हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 77। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यूहा को जीशु एलायंस के बारे में मालूम होता है, जिसका जरूर होली स्पिरिट सेट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। इसीलिए यूहा इस बारे में मजीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ उनके कंपटीशन में हिस्सा लेता है, जिस कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से इन दोनों को एक लेवल 3 का सोल गाइडेंस वेपन बनाना था। और हम लोग तो देखते हैं कि यूहा और केटा ने तो इस टारगेट को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ही बासानी कंप्लीट कर दिया था। इसलिए वहां पर आसपास मौजूद लोग यूहा और केटा पर चीटिंग का इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को असल में क्राउन प्रिंस ने ही यहाँ पर भेजा था ताकि वो ताक सेट के यूहो को रास्ते से हटा दे, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में यूहो उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन यूहो को मारना उन सबके बस की बात नहीं और यूहो उन्हें बहुत ही आसानी के साथ अपने उसी कैनन का इस्तेमाल करते हुए ढेर कर देता है, जो बात जीशु एलांस को भी मालूम हो जाती है। और उन्हें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इनकी ब्लैक मार्केट में आकर इस तरह किसी भी किस्म का हंगामा खड़ा करे। इसीलिए वो लोग यूहो और केटो पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यूहो ने अपने नेक्रोमेंसी के ऑरा को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बिल्कुल एक इवल सोल मास्टर की तरह ही लगता है। इसीलिए उन लोगों को गलतफहमी होगी कि शायद यूहो और केटो दोनों ही होली स्पिरिट सेक्ट से हैं, जिस वजह से वो यूहो और केटो से माफी मांगते हुए नेक्स्ट कंपटीशन का टोकन भी उनके हवाले कर देते हैं। साथ ही साथ उन पर हमला करने वाले बाकी के लोगों को भी अब अरेस्ट कर लिया गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत क्राउन प्रिंस से होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो अपने पास मौजूद उस सोल्जर से कह रहे थे कि तुम लोग एक मामूली से सेट के वॉरियर को भी संभाल नहीं पाए। तुमने उन लोगों को मारने के लिए जितने भी लोगों को पकड़ा था वो सभी लोग जिंदा पकड़े गए हैं। अगर उन लोगों ने गलती से भी हमारे बारे में कुछ बता दिया तो तुम्हें मालूम है ना कि हमारे साथ क्या होगा। जिस पर वो सोल्जर भी क्राउन प्रिंस को जवाब देते हुए कहता है कि और मजेस्टी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम लोगों ने इस बारे में पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। हम लोग देख पाते हैं कि दूसरी तरफ वॉरियर्स जो अरेस्ट हो चुके थे वो जानते थे कि अरेस्ट होने की सूरत में उन्हें अपनी जान देनी होगी। उनके मुंह में एक पॉइजनस पिल भी मौजूद थी जिसे वो चबाकर अपनी जान दे देते हैं। जीशु एलायंस के लोग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी बिल्कुल कुछ समझ नहीं लग रहा था। ये सब जानकर क्राउन प्रिंस को थोड़ी सी तसल्ली होती है, इसलिए वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब अब हमें अपनी फैमिलीज को संभालना होगा। ध्यान रखना कि उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर वो सोल्जर वहां से चला जाता है। सोल्जर के वहां से चले जाने के बाद मिस सोनी डायर की तरफ आकर क्राउन प्रिंस से कहती है कि क्राउन प्रिंस, मुझे लगता है कि अब आपको अंदाजा हो चुका होगा, अगर हमने दोबारा से अपनी एलाइट फोर्स का इस्तेमाल करके किसी भी एकेडमी के डिसाइपल को मारने की कोशिश की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी रेपुटेशन को बहुत ही ज्यादा खराब कर सकते हैं। जो सुनकर क्राउन प्रिंस भी मिस सोनी को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक मामूली से टांग सेट के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स भी मौजूद होंगे। इसीलिए आगे अब हमें जरा सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूहो और उसके बाकी के दोस्तों पर आ जाता है, जहाँ केटा अपने बाकी के दोस्तों को बता रहा था कि मुझे पूरा यकीन है उन लोगों को जरूर सानमून रॉयल एम्पायर ने ही भेजा होगा। मिस टांगुटोंग भी बिल्कुल ऐसा ही कह रही थी। वो कह रही थी कि सानमून रॉयल एम्पायर जरूर उस मौके का फायदा उठाकर अपना रास्ता साफ करना चाहता होगा, लेकिन अब तो उनके सोल्जर पकड़े गए, जल्द ही उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो सुनकर केटा भी उससे कहता है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जीशु एलायंस के लोग कभी भी अपने मामले के अंदर किसी दूसरे वॉरियर को इंटरफेयर नहीं करने देते। लेकिन इससे पहले कि उन लोगों को कुछ भी पता चल पाए, मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने अपनी जान दे दी होगी। ये सुनकर मिस टांगुटोंग यूहा की फिक्र करते हुए उससे सवाल करते हुए पूछती है कि यूहा, तुम दोबारा से उस अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तो नहीं जाओगे, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर यूहा भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सानमून रॉयल एम्पायर पहले ही अपने काफी सोल्जर्स को गवा चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोबारा असैसिनेट करने के लिए इतनी जल्दी अपने वॉरियर्स को भेजेंगे। और वैसे भी यही सही मौका है जीशु एलायंस के बारे में मजीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सब लोग इसी सोच में पड़ गए थे। दूसरी तरफ यूहा भी मिस टांगुटोंग से कहता है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, अगली बार मैं खुद को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालूंगा। जियाओ भी मिस टांगुटोंग से यही सब कह रही थी कि तुम्हें यूहा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम कल के सोल गाइडेंस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन। इसके बाद हम लोगों को सोल फाइटिंग कंपटीशन के प्री एलिमिनरी राउंड का थर्ड दिन दिखाया जाता है, जहां सुबह सुबह ही श्रेक एकेडमी की भी फाइट हुई थी। श्रेक एकेडमी ने इस फाइट को जीत लिया था, जबकि नेक्स्ट फाइट यहाँ पर सानमून रॉयल एम्पायर ने जीत ली थी। इवन के टांग सेट की भी एक बैटल फाइट हो रही थी, जहाँ पर मिस टांगुटोंग, जियाओ और यूहा तीनों ही अपनी पावर्स का नमूना दिखा रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक पावर तो यूहा की थी, जो कि 1 वर्सेस 1 बैटल के अंदर अपने ओपोनेंट को बहुत ही बेरहमी के साथ मारकर हराता जा रहा था। सब लोग यूहा की इस तरह की पावर्स को देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि यह लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इसी तरह वहाँ पर चलते चलते बहुत सारे मैचेस हुए और बारी बारी
प्रकार के एक एक टीम जीतती जा रही थी। इसके बाद टोटल 32 टीम्स ही जीत पाई थी, जो कि नेक्स्ट राउंड यानी कि रॉबिन राउंड को जीतने के लिए क्वालिफाई हुई थी। जो सब देखकर जियाजा खुश हो रही थी। वो कहती है कि चलो आखिरकार प्री एलिमिनरी राउंड तो खत्म हुआ। इस बार यहाँ पर पहले से भी बहुत ज्यादा टीम्स मौजूद थी, इसलिए प्री एलिमिनरी राउंड को खत्म होने में काफी समय लगा। मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। ये सब बोलते हुए जियाजो अपने पास से स्वीट बीन्स को निकालकर खाना शुरू कर देती है। तभी अचानक मिस टांगू टोंग भी जियाजो के पास आ जाती है और वो जियाजो को छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी थक चुकी हो? मुझे तो लगा था कि मेरी गोलू मोलू जियाजो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होगी। ये सब बातें करते हुए अभी मिस टांगू टोंग उसे छेड़ ही रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अरीना के अंदर रेफरी भी आ जाता है। वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि प्री एलिमिनरी राउंड के खत्म होने के बाद अब ऑफिशियली रॉबिन राउंड को शुरू किया जाता है, जहां पर टोटल 32 टीम्स है और इन सारी की सारी टीम्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जो कहते साथ ही उन्होंने 32 टीम्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि पहले ग्रुप में सबसे पहले नंबर पर सन एंड मून रॉयल एकेडमी को रखा जाता है। इसके बाद श्रेक एकेडमी को भी ग्रुप नंबर 1 में ही डाल दिया जाता है और लास्ट में देखते देखते तांग सेट को भी इसी ग्रुप में डाल दिया गया। जो सब देखकर तो इन लोगों को काफी ज्यादा हैरानगी हुई, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि सन एंड मून रॉयल एम्पायर ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। वो नहीं चाहते कि हम लोग सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में पहुंच पाए, इसलिए वो शुरू में ही हमारा मुकाबला सन मून रॉयल एकेडमी या श्रेक एकेडमी से करवाकर हमें कंपटीशन से एलिमिनेट करवाना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस भी इस सब बातों से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ स्टार लुआ एम्पायर के भी कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे सन मून रॉयल एकेडमी और तांग सेट दोनों ने पिछले एलिमिनेशन राउंड में कमाल कर दिखाया। इन दोनों की फाइट देखने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तांग सेट के साथ एक नाइंसाफी भी हो रही है, क्योंकि सन मून रॉयल एकेडमी के पास काफी सारे वॉरियर्स हैं, उनके पास तो वॉरियर्स की कोई कमी नहीं, जबकि दूसरी तरफ तांग सेट एक बहुत ही छोटा सेक्ट है, उनके पास तो वॉरियर्स की तादाद भी काफी ज्यादा कम है। अगर उनमें से किसी वॉरियर को इंजरीज होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ केटो भी यही सब कुछ सोच रहा था कि हर ग्रुप से कोई 2 टीम्स आगे एलिमिनेशन राउंड यानी कि थर्ड राउंड में भी पहुंच पाएंगी। फर्स्ट ग्रुप में सन मून रॉयल एकेडमी, श्रेक एकेडमी और साथ ही साथ तांग सेट भी है, यानी कि हम तीनों टीम्स में से किसी ना किसी एक टीम को तो हारना ही होगा। जिस पर मिस जैंगनन भी जवाब देते हुए कहते हैं कि और बुरी बात तो ये है कि इस कंपटीशन को सन मून रॉयल एम्पायर होस्ट कर रहा है। वो लोग इस सोल फाइटिंग कंपटीशन को जरूर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी सन एंड मून रॉयल एकेडमी आगे फाइनल्स के अंदर जा पाए। जियाजा ये सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या ये कमीने लोग श्रेक एकेडमी और तांग सेट के आपस में फाइट करवाएंगे, जिसका मतलब ये कि हमें अपने ही दोस्तों को हराकर आगे बढ़ना होगा या फिर हम अपने ही दोस्तों से हारे जाएंगे। यूहो यहीं पर इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था और वो सबको जवाब देते हुए कहता है कि बेशक इन सभी लोगों की बहुत ही घटिया प्लानिंग है, लेकिन चाहे जो मर्जी हो जाए हम इनको इनके प्लान्स में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं ताकि हम लोग आपस में कोई ना कोई डिस्कशन करके कोई प्लान निकाल सकें। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉबिन राउंड का फर्स्ट मैच होने वाला था। सब लोग ही इस रॉबिन राउंड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि असल कॉम्पिटिशन तो यहीं से स्टार्ट होता है। इवन के रेफरी भी यहाँ पर ये सब एक्साइटमेंट देखकर फर्स्ट 2 टीम्स यानी कि सन मून रॉयल एकेडमी और तांग सेट को अब अरीना में इनवाइट कर लेता है। रेफरी की अनाउंसमेंट सुनकर तो चारों तरफ जोश ही जोश भर गया था। इसके बाद सन मून रॉयल एकेडमी और तांग सेट दोनों ही अरीना में आ जाते हैं। होंगचन इन सबको तंग करते हुए कहता है तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर भी आ ही गए, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच पाओगे। मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों की फाइट आपस में हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारी टीम के अंदर एक अपाहिज लड़का भी मौजूद है। यहाँ होंगचन की ये बात सुनकर तो उसके टीममेट्स काफी ज्यादा हंस रहे थे। तभी दूसरी तरफ जुसेंग भी खड़ा होकर कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हारी टीम के बारे में कुछ सुना है। मैंने सुना है कि पिछले सोल फाइटिंग कंपटीशन में जो तुम्हारे टीममेट्स थे उन्हें हमने इतना ज्यादा धोया कि वो तो अपना कैरियर ही छोड़कर भाग गए, जो कि इस वक्त मछली बाजार में मछलियां बेच रहे हैं। मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं जरूर देना। जो सुनकर तो होंगचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि रेफरी के कहने पर आखिरकार फर्स्ट मैच शुरू हो जाता है, जहां 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए तांग सेट ने मिस टांगू टोंग को अरीना की तरफ भेज दिया था। दूसरी तरफ सन मून रॉयल एकेडमी का भी एक वॉरियर अरीना में पहुंच जाता है, जो कि मिस टांगू टोंग को अपने सामने देखकर फौरन से अपने सोल गाइडेंस वेपन्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम लोगों से तो हमारा एक पुराना हिसाब किताब बाकी है, फिक्र मत करो, उस हिसाब किताब को आज मैं पूरा कर दूंगा। जो कहते साथ ही उसने मिस टांगू टोंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मिस टांगू टोंग भी अपने बटरफ्लाई गोडेस विंग्स को एक्टिवेट करते हुए वहां से दूर जाने लगती है। साथ ही साथ वो उस वॉरियर से कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा। जो सुनकर उस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो मिस टांगू टोंग
को फॉलो करते हुए उस पर लगातार हमले करना शुरू कर देता है। वो मिस टांगुटोंग पर गोलाबारी करते हुए इवज की तरह हंस रहा था और वो मिस टांगुटोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें मेरी ये गोलाबारी किस तरह लग रही है, जिस पर मिस टांगुटोंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती बल्कि वो उसके हर हमले को डॉज करते हुए उसके बहुत पास आ जाती है। जहां इससे पहले कि मिस टांगुटोंग उस पर हमला कर पाती तभी उस वॉरियर ने अपने आसपास से एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर लिया, इसलिए मिस टांगुटोंग वापस से ऊपर की तरफ चली जाती है। साथ ही साथ मिस टांगुटोंग यूहा की बातें भी याद कर रही थी। यूहा ने मिस टांगुटोंग से कहा था सानमून रॉयल एम्पायर ने इस मरतबा सोल फाइटिंग कंपटीशन के रूल्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। इस रूल्स के हिसाब से हम लोगों को मैच शुरू होने से पहले ही अपने 7 मेंबर्स की लिस्ट उनके हवाले करनी होगी। ये लोग तो समझ रहे हैं कि हमारी तादाद कम है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बाहर से किसी वॉरियर को बुला लें, लेकिन हम लोग उनके इस रूल से उन पर ही वार करेंगे। तुम लोगों की फाइट जिस किसी भी ओपोनेंट से हो उसे बहुत बुरे तरीके से पीटना, उसे इतना ज्यादा मारना कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए। और चूंकि नेमनिस के हिसाब से किसी नए वॉरियर को अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करवा सकते, इसीलिए हम लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। मिस टांगुटो ने जैसे ही यूहो की ये बात याद करी वो फौरन से एक एनर्जी बॉल से उस वॉरियर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसके बनाए गए वेपन्स ही ट्रिगर हो जाते हैं और वो अचानक ही एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ फट जाते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि वो वॉरियर तो उड़ता उड़ता पीछे जा गिरा। इस इफेक्ट के कारण वो लड़का बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था, यानी कि इस राउंड को मिस टांगुटो बहुत ही आसानी के साथ जीत चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ ये बात सानमून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। टीचर माँ तो दूसरे लड़के जिसको वो फाइट करने के लिए भेजने वाले थे वो उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की और इसके बाकी के सभी दोस्तों को अपाहिज बनाना है, जिस पर वो वॉरियर भी जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और वो ये कहते साथ ही अरीना में जंप कर देता है, जो कहते साथ ही कॉन्फिडेंटली मिस टांगुटोंग से कहता है कि मेरा नाम है जिंगाओ, मुझे लोग किंग ऑफ हैवी वेपन्स के नाम से भी जानते हैं। जो सब कहने के बाद उसने अपने पास से मल्टीपल सोल गाइडेंस कैनन्स को बाहर निकाल कर एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर तो ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी जिंगाओ मिस टांगुटोंग से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, हार मान लो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दूं। लेकिन दूसरी तरफ मिस टांगुटोंग कहाँ ही हार मानने वालों में से थी। तभी रेफरी भी सेकंड राउंड को शुरू करवा देता है, जहां मैच शुरू होते साथ ही हम देख पाते हैं कि जिंगाओ ने अपने सोल गाइडेंस कैनन्स का इस्तेमाल करते हुए मिस टांगुटोंग पर मल्टीपल अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। मिस टांगुटोंग तो जिंगाओ के उन अटैक को डॉज करने के बाद जिंगाओ के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, जहां हमें ये बात भी देखने को मिलती है कि जिंगाओ के पास थंडर सोल गाइडेंस कैनन्स भी मौजूद हैं, जो कि मिस टांगुटोंग को तो बिल्कुल भी अपने पास आने ही नहीं दे रहे। और सिर्फ यही नहीं, जिंगाओ के पास कुछ ऐसे वेपन्स भी मौजूद हैं जो कि अपने टारगेट को ही फॉलो करते हैं जब तक वो उसे टच करके ब्लास्ट ना हो जाए। मिस टांगुटोंग उन बुलेट बॉम्ब्स को डॉज करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वो लगातार मिस टांगुटोंग का ही पीछा करते जा रहे थे, इसलिए मिस टांगुटोंग हवा में जाते हुए अपनी विंड स्लैश टेक्निक को इस्तेमाल करके उनको हवा में ही ब्लास्ट कर देती है। जबकि साथ ही साथ वो विंड स्लैश अटैक जिंगाओ की तरफ भी बढ़ रहे थे, जिन्हें अपने सामने आता हुआ देखकर जिंगाओ फौरन से इनविंसिबल शीट टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मिस टांगुटोंग ये सब देखकर बिल्कुल भी नहीं रुकती, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ आकर उस इनविंसिबल शीट टेक्निक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस इनविंसिबल शील्ड को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ जिंगाओ भी गुस्से में आकर मिस टांगुटोंग को पीछे हटाने के लिए अपनी सोल गाइडेंस कैनन्स का इस्तेमाल करते हुए मिस टांगुटोंग पर लगातार हमले करता जाता है, जिसे इस मत पर मिस टांगुटोंग बिल्कुल भी डॉज नहीं करती, बल्कि वो अपनी 1000 लाइटनिंग स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसका पहली मरतबा मुकाबला करने की हिम्मत करती है, जिसकी वजह से अरीना में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। हम देख पाते हैं कि मिस टांगुटोंग जिंगाओ की तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देखकर जिंगाओ मिस टांगुटोंग को निशाने पर लेते हुए एक लेवल 6 की शॉक वेव एक्सप्लोजन सोल गाइडेंस वेपन को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस वेपन है। इसलिए केटॉन व्यूहो से सवाल करते हुए पूछता है क्या ये लड़का पागल हो चुका है, क्योंकि आखिर इतनी क्लोज रेंज में शॉक वेव एक्सप्लोजन सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इससे तो इसको खुद को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस पर यूहो भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसे इस बात का पता है कि उसकी इनविजिबल शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर लेगी। इस शॉक वेव कैनन से सिर्फ और सिर्फ मिस टांगुटोंग को ही खतरा है। दूसरी तरफ हम अरीना में देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मिस टांगुटोंग भी शॉक वेव टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपनी शैडो डांस टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि मिस टांगुटोंग बिजली की रफ्तार से मूव कर पाई और उसने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए जिंगाओ के पीछे से जाकर उसके सोल गाइडेंस कैनन्स पर भी अटैक कर दिया था। इस अटैक की वजह से जिंगाओ के सोल गाइडेंस कैनन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिंगाओ ने तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने मिस टांगुटोंग की पावर्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इससे पहले कि मिस टांगुटोंग जिंगाओ पर फाइनल अटैक करके उसे इंजर कर पाती, तभी रेफरी बीच में आ जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिंगाओ ने अभी तक अपने मुंह से खुद नहीं कहा था कि वो हार मानता है। पर जो भी हो, क्योंकि रेफरी ने खुद ब खुद ही डार्कसेड को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर
दिया था। इसीलिए ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस टांग वुटोंग भी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करके वापस की तरफ पलटना शुरू कर देती है। जिंगाओ भी रेफरी से कहता है कि मैं इस तरह हार नहीं मान सकता, तुम मेरे रास्ते से साइड पे हट जाओ। जो सुनकर रेफरी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, क्योंकि कमीना रेफरी इस टाइम सानमून रॉयल एकेडमी के साथ मिला हुआ है। हम देख पाते हैं कि जिंगाओ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मिस टांग वुटोंग पर पीछे से अपनी लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया था, जो देखकर यह भी अपनी लास्ट मोमेंट पर शोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसे इंजर्ड कर देता है। लेकिन इस वक्त मिस टांग वुटोंग के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उन लेजर बीम्स में से एक अटैक मिस टांग वुटोंग को हिट करके उनको बुरी तरह से इंजर्ड करके जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक फाउल है। दूसरी तरफ जिंगहाओ भी यूहा के शोल शॉक टेक्निक की वजह से तड़प रहा था, जबकि दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग के दोस्त भी भागते भागते अरीना की तरफ आ जाते हैं। केटा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया? क्या कोई भी फाइट इस तरीके से लड़ी जाती है जो तुम पीठ पीछे इस तरह से हम पर अटैक कर रहे हो? जबकि जुशन सी भी यही सब कह रहा था। वो कहता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने खुद अपने मैच के रूल्स को तोड़ दिया। लेकिन सामने की तरफ सानमून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल अपने दोस्त को उठाते हुए ढिठाई के साथ अभी भी उसी जगह पर खड़े थे। उनके डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल बेशर्मी के साथ आगे आकर कहता है कि रूल हमने नहीं बल्कि तुमने ब्रेक किए हैं। अरीना में चारों तरफ बहुत ही ज्यादा शोर मच चुका था। तभी रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है कि सब लोग खामोश हो जाओ, जो सुनकर यह भी आगे की तरफ आते हुए कहता है कि अब तुम्हारे फैसला करने का वक्त आ गया। सानमून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल ने मैच खत्म होने के बाद हमारे वॉरियर पर पीठ पीछे अटैक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सानमून रॉयल एकेडमी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए और हम लोग ऑटोमेटिकली ये राउंड जीत चुके हैं। ये बेगैरत रेफरी तो पहले से ही सानमून रॉयल एकेडमी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो यूहा से कहता है कि डिस्क्वालीफाई ये नहीं बल्कि डिस्क्वालीफाई तुम हो, क्योंकि तुमने अरीना के बाहर से वॉरियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जोसेफ सुनकर जियाओ गुस्सा होते हुए आगे आकर उसे कहती है तुम तो अंधे हो चुके हो। जब मैच खत्म होने के बाद ये लड़का मिस टांग वुटोंग पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, तब तुमने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, जो कि क्लियरली हर कोई देख सकता है कि तुम सानमून रॉयल एकेडमी के लिए फेवर कर रहे हो। ये सुनकर रेफरी गुस्सा होते हुए जियाओ से कहता है कि जियाओ तुम भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो। अब रेफरी के इस तरह के फैसले सुनकर अरीना में चारों तरफ हल्ला मच गया था। सभी लोग यही बातें कर रहे थे, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। लगता है इस रेफरी का दिमाग सटक गया है, जो ये जानबूझकर तांगसेक से कोई दुश्मनी उतार रहा है। यहाँ भी इसी तरह की बातें हो ही रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि अरीना के अंदर एक आदमी ने तेजी से आते हुए रेफरी के मुंह पर जोरदार चमाटा मारकर उसे जमीन पे दे मारा। जो सब होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद लोग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हैरानगी के साथ एक दूसरे से सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि आखिर ये आदमी कौन है। इसके बाद वो आदमी अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम है जैंगजान और मैं इस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का चीफ रेफरी हूँ। मेरे होते हुए इस तरह की नाइंसाफियां बिल्कुल भी नहीं चल सकती और मैं बिल्कुल भी सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन के रूल्स को इतनी आसानी से ब्रेक होने नहीं दूंगा। यहाँ जैंगजान नाम सुनकर केटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये तो डोलू मास्टर जैंगजान है। मैंने बिल्कुल नहीं उम्मीद की थी कि सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन के चीफ रेफरी होंगे। मास्टर जैंगजान सबसे पहले जिंगहाओ को उसकी बेईमानी करने पर सबसे पहले डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जबकि साथ ही साथ वो पिछले रेफरी पर भी भड़कते हुए कहते हैं कि तुम्हें प्रोफेशनल एथिक्स बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम भी इस पूरे सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन से एक्सपेल किए जाते हो। अब आगे के मैचेस का रेफरी और होस्ट मैं खुद होऊंगा, सारे लोग अरीना से बाहर चले जाओ। मास्टर जैंगजान ने बिल्कुल इंसाफ का साथ दिया था, इसलिए यूहा भी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मास्टर जैंगजान मेरा कंटेस्टेंट इस वक्त बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड है। हम लोग इस मैच को डिक्लेयर करते हुए एक नया वॉरियर अरीना में भेजना चाहते हैं, जिस पर मास्टर जैंगजान ने भी उसको इजाजत दे दी थी। जो सब सुनकर ये लोग अरीना से नीचे की तरफ उतर आते हैं। यहाँ यूहा मिस टांग वुटोंग के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो, जिस पर मिस टांग वुटोंग भी जवाब देते हुए कहती है कि तुमने टाइम पर एक्शन ले लिया, नहीं तो मेरी हालत इससे बहुत बुरी हो सकती थी। लेकिन तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ। जो सुनकर यूहा गुस्से के साथ केटाओ से कहता है कि केटाओ अब तुम्हें बदला लेना होगा। केटाओ यूहा की बात सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो फौरन से रीना की तरफ जंप कर देता है। दूसरी तरफ सानमून रॉयल एकेडमी से भी एक डिसाइपल जंप करके केटाओ के सामने आ जाता है। जिन दोनों वॉरियर्स को रीना में एक दूसरे के आमने सामने देखकर मास्टर जैंगजान इन दोनों के दरमियान फाइट को शुरू करवा देते हैं। यहाँ फाइट स्टार्ट होते साथ ही दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपने सोल गाइडेंस वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश की, जिसकी वजह से रीना में बहुत बड़े ब्लास्ट भी हो रहे थे, जिन इफेक्ट के कारण ये दोनों ही पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। सानमून रॉयल एकेडमी का डिसाइपल पीछे हटते साथ ही अचानक अपने मल्टीपल सोल गाइडेंस कैनन को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ केटाओ भी उसे ऐसा करता देखकर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता, बल्कि वो अपने पास से एक लेवल 7 की कस्टम मेड सोल पियर्सिंग कैनन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो वॉरियर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और वो इसी हैरानी के साथ केटाओ से सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम इस लेवल 7 की पियर्सिंग कैनन का इस्तेमाल कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो सुनकर दूसरी तरफ केटाओ भी उसको जवाब देते हुए कहता है कि तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बल्कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम आखिर इस कैनन के अटैक को कैसे रोकोगे।
क्या तुम्हारे पास इनविंसिबल शील्ड है? अगर तुम्हारे पास होगी तब भी उसका कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं कि वो वॉरियर सबसे पहले अपने सोल गाइडेंस कैनन्स का इस्तेमाल करते हुए केटाओ पर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ केटाओ ने भी उसे ऐसा करता देखकर फौरन से अपनी लेवल 7 की कस्टम मेड सोल पियर्सिंग कैनन का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस पर अटैक कर दिया था। ये लेजर बीम वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग थी, जो कि बड़ी आसानी के साथ उन सोल गाइडेंस कैनन्स को अटैक को बीच से चीरते हुए फौरन से उसी वॉरियर की तरफ बढ़ने लगी। जो देखकर वो वॉरियर फौरन से घबराते हुए अपने पास से 3 इनविंसिबल शीट्स को बाहर निकाल कर एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इन इनविंसिबल शीट्स का भी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि केटाओ की लेवल 7 की सोल पियर्सिंग कैनन बहुत ही आसानी के साथ उन तीनों शीट्स को तोड़ते हुए उस वॉरियर को जा लगती है, जिसकी वजह से वो वॉरियर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड होते हुए जमीन पर जा गिरा। जो देखकर तो सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि आसपास अरीना में बैठे लोग केटाओ की इस पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। अब ये सब होंग चैन से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो गुस्से के साथ अरीना की तरफ बढ़ने लगा कि अगली फाइट वो लड़ेगा। ये सब देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ होंगचेन अरीना में आते साथ ही यूहा को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ यूहा से ही फाइट करना चाहता था। दूसरी तरफ यूहा भी इन रूल्स को काफी अच्छे से जानता था, इसीलिए वो इन रूल्स का फायदा उठाना चाहता है। यूहा रेफरी से कहता है कि हम ऑलरेडी 3 मैचेस को जीत चुके हैं, इसीलिए हम इस मैच को ड्रॉ करके फाइनल मैच यानी कि टीम बैटल मैच की तरफ जाना चाहते हैं। जो सब सुनकर होंगचेन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऊपर की तरफ यूहा की टीचर भी समझ आती है कि आखिर यूहा किस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सन मून रॉयल एकेडमी के 3 डिसाइपल्स ऑलरेडी बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और नए रूल्स के हिसाब से वो लोग किसी भी नए वॉरियर को अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब ये कि उनको ये कंपटीशन हारना ही होगा। और दूसरी तरफ अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसमें होंगचैन भी जानता था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, जबकि दूसरी तरफ यूहा की टीम में 7 मेंबर्स हैं। 4 वर्सेस 7 फाइट में तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले, इसीलिए वो अरीना से बाहर की तरफ जाते हुए कहता है कि हमारी टीम इस टीम बैटल मैच में हार मानती है, जिसकी वजह से रेफरी ने ही सारे के सारे मैचेस में टांग सेट को विनर डिक्लेयर कर दिया था। इसी वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। रेफरी की ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस और टीचर मार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। इन लोगों को तो पहले से ही इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि यूहा किसी भी मौके को इस तरह जाया नहीं होने देता, क्योंकि यूहा है ही बहुत चालाक। यहाँ इस राउंड को जीतने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंडरग्राउंड पैलेस में अभी भी कॉम्पिटिशन चल रहा था। यहाँ भी यूहा और केटो बड़ी आसानी के साथ सोल गाइडेंस वेपन को बनाते हुए लेवल 2 को क्लियर करके लेवल 3 में पहुंच जाते हैं। यहाँ इन लोगों की जीत पर इन्हें इनाम भी दिया जाता है, जबकि साथ ही साथ इन दोनों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखी। यहाँ इस कंपटीशन के दौरान वो लोग वहाँ पर आए कंटेस्टेंट पर भी नजर रख रहे थे। यहाँ कंटेस्टेंट नंबर 96 और 98 इन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। उनके पास तो काफी ज्यादा स्पेशल कार्विंग नाइफ भी थे, जबकि दूसरी तरफ चाइना से यूहा ने सुना था कि ये लोग स्पेशली इनवाइटेड हैं, जिन्हें यकीनन यहाँ पर सन मून रॉयल एम्पायर ने ही बुलवाया होगा। लेकिन आखिर सन मून रॉयल एम्पायर ने उन्हें इस कंपटीशन में क्यों भेजा है, इसके बारे में तो यूहा और केटाओ को भी बिल्कुल नहीं मालूम, इसलिए ये लोग फिलहाल मिस्ट्री ही हैं। और इसी मिस्ट्री के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।